वेलकम टू ऑल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या.in। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम बात किए थे सेल वॉल के बारे में। यह जो वीडियो है यह पार्ट 6 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेके 5 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका कई नाम है। इसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेनस के नाम से भी जानते हैं। तो यह इसका इंग्लिश नाम है, ठीक ना। हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले बात ये क्या होता है, जैसे कि आप एक सेल को देखें, यहाँ समझिए बात को कि एक यह सेल है। इस सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा के बीच में, और इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसके चारों तरफ एक क्या होगा, आवरण होगा, झिल्ली होगा। उसी झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। मतलब यह जो अंदर जो पूरा चीज, ये जो भाग है वो हो गया साइटोप्लाज्म, ये वाला भाग, और ये न्यूक्लियस है। ये दोनों को हम मिलाएंगे तो हमको प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा, मतलब जीव द्रव आएगा। ये टोटल पूरा भाग हो गया जीव द्रव, यानी प्रोटोप्लाज्म। उसी के चारों तरफ एक पतली, ठीक ना, लचीली झिल्ली होती है। उसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। तो यह जीव द्रव यानी प्रोटोप्लास्ट, यह जीव द्रव यानी प्रोटोप्लास्ट के चारों ओर पाए जाने वाले एक पतली लचीली झिल्ली है, ठीक। उसके बाद यह क्या चीज से बना होता है, तो यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिए, यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वह क्या चीज़ की बनी होती है, तो आप क्या कहिएगा, यानी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। उसके बाद अब बात कर रहे हैं, ये जो झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और यह इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो आप समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, सिलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम समझेंगे कि आखिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि मतलब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो ऐसा बात है कि जो मेम्ब्रेन होता है, यह कुछ पदार्थ को, चुने हुए पदार्थों को इसके अंदर, कोशिका के अंदर आने देता है, या जो भी पदार्थ जो ज़रूरत पड़ता है उसको बाहर जाने देता है। यह सभी पदार्थों को एंट्री या एग्जिस्ट नहीं करने देता है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और आगे समझना बात कि कार्य क्या करता है। तो पहले बात कि यह जीव द्रव के चारों तरफ है, जीव द्रव के चारों तरफ है, तो यह कोशिका को क्या करेगा, आकार प्रदान करेगा। और यह जीव द्रव को घिरा हुआ है, तो एक तरह से यह कोशिका को क्या कर रहा है, मतलब सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य में क्या हो गया, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है और यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह इसका मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। और भी सारा फंक्शन है जो हम बाद में देखेंगे। चलिए, अब यहाँ समझना है कि जो झिल्ली है, जो साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, आवरण होता है, झिल्ली होता है, उसको है ना, इस झिल्ली को है ना नाम सेल मेम्ब्रेन वैज्ञानिक दिया था, यानी नेगेली एवं क्रेमर ने। कब, 1855 ईस्वी में। तो 1855 ईस्वी में नेगेली एवं क्रेमर ने इस झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, ठीक। और उसी तरह एक वैज्ञानिक है पोलो, जिसने 1931 ईस्वी में इस जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, ठीक ना। तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इस झिल्ली जो है, ये कोशिका झिल्ली है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम कौन दिया। तो क्या आप दीजिए आंसर में, पोलो। और इसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, नेगेली ने और क्रेमर ने, ठीक। तो ये था कोशिका झिल्ली के बारे में। अब देखिए कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, तो देखेंगे लिपिड्स और प्रोटीन की।
तो लिपिड्स में भी बहुत सारा लिपिड्स होगा, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स जो कॉमन है, जो जितना भी जो मेम्ब्रेन होता है उसमें जो लिपिड्स होता है वह फॉस्फोलिपिड्स होता है। तो आखिर हम लोग देख ले रहे हैं आखिर फॉस्फोलिपिड्स कैसा होता है। तो देखिए फॉस्फोलिपिड्स का हम एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स की दो संरचना होती है। देखिए यहाँ संरचना यहाँ दिया हुआ है, एक होता है इसका हेड, एक होता है टेल्स। मतलब यहाँ पे दो टेल्स है। जो हेड है उसमें होता है फॉस्फेट और ग्लिसरॉल होता है। इस जो हेड है इसमें होता है फॉस्फेट और ग्लिसरॉल मिलकर ये हेड बनाता है। और ये जो टेल्स देख रहे हैं यह फैटी एसिड होता है। ये और ये दोनों क्या है, फैटी एसिड। एक वो है सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक वो है आनी, ठीक है ना, इन फैट सेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, टेल बनता है। तो जो हेड जो होता है ना, हेड होता है यह हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब यह जो होता है जल स्नेही होता है, मतलब जल की ओर मतलब क्या होता है, मतलब जाता है। और ये जो टेल्स जो है यह हाइड्रोफोबिक होता है और ये नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक यानी जल विरागी और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। तो ये क्या होता है, यह जल से दूर भागता है, ठीक है। तो ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स जो होता है वह इसकी दो लेयर होता है। इसकी फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर होता है। इसमें से ये जो टेल जो हेड जो देख रहे हैं, हेड बाहर की तरह होगा, इस तरह से होगा। फॉस्फोलिपिड्स में इस तरह से मतलब सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से होगा। ये फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर होती है, जिसमें से ये जो इसका हेड होता है ना बाहर की ओर होता है, और इसका जो टेल होता है वह सेंटर में होता है, यानी बीच में होता है। तो इसके जो मतलब हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वह बाहर होता है, और इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वह सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, बीच में होता है, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग बात कहे हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में बहुत सारा मॉडल है, इसमें से मुख्य रूप से हम 3 मॉडल को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो कौन कौन मॉडल है, एक सैंडविच मॉडल, उसके बाद है यूनिट या सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल, और तीसरा का है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बोलिए कि उसको स्वीकृत किया गया है, ठीक है ना, और उसको मान्यता मिला गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। तो चलिए बारी बारी से देख ले रहे हैं आखिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में किस मॉडल में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल क्या है, तो देखिए इस मॉडल में कहा गया था कि इसके पहले देख लीजिए इसको प्रपोज्ड किसने किया था, मतलब इसी सैंडविच मॉडल को आखिर किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस साइंटिस्ट का नाम है डेनियली एवं एंड डाउसन। तो डेनियली एवं क्या किया था, डाउसन ने इसे कितना 1938 ईस्वी में दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैंडविच जो मॉडल है इसे कौन दिया था, तो डेलियनी एवं, ठीक है ना, डाउसन ने। उसके बाद इसमें क्या कहा गया था, तो इस तरह से समझिए जैसे कि आप बर्गर देखते होंगे। बर्गर में क्या होता है, 2 पाव रोटी होता है, उसके बीच में क्या रहता है, बहुत सारा पदार्थ रख दिया जाता है, ठीक ना। 1 पाव रोटी इधर, 1 पाव रोटी इधर, और उसके बीच में 2 पदार्थ होता है। तो उसमें बहुत सारे पदार्थ, ठीक है ना, चटनी और सब पदार्थ रख दिया जाता है, तो वो क्या बन गया, एक बर्गर। तो उसी तरह से सैंडविच की तरह से, मतलब कहने का मतलब कि आप क्या कीजिए कि एक रोटी ले लीजिए, फिर एक रोटी ले लीजिए, इसमें भी क्या लगा लीजिए, घी लगा लीजिए या मक्खन लगा लीजिए या चटनी लगा लीजिए। इस वाला रोटी में भी क्या लगे, घी लगा लीजिए, मक्खन लगा लीजिए, कुछ भी, और दोनों को क्या कीजिए, चिपका दीजिए इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं सैंडविच। तो यह मॉडल सेल मेम्ब्रेन के संबंधित इसी तरह से था। बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह 2 प्रोटीन लेयर के बीच में 2 प्रोटीन लेयर होता है, मतलब इसमें
प्रोटीन का 2 लेयर होता है, ठीक है ना, और उसके बीच में ही लिपिड्स का 2 लेयर होता है, ठीक है ना। ये बताया था कि जो प्रोटीन का 2 लेयर होता है और उसी के बीच में जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड्स है, उसकी लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन लेयर, 2 प्रोटीन लेयर बाहर की ओर होता है और जो फॉस्फोलिपिड्स का 2 लेयर होता है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है ना। और इस तरह से बताया था कि यह क्या है, सेल मेम्ब्रेन की संरचना है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स है उसका हेड जो होता है बाहर की तरफ होता है और इसका जो टेल्स होता है वह सेंटर की ओर होता है। तो ये इन्होंने बताया था डेनियली एवं डॉसन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना, कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना इस प्रकार से होती है, वह लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। अब चलिए हम बात कर रहे हैं दूसर का मॉडल, सिंगल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसको कब दिया था, तो यह दिया था 1958 ईस्वी में। यह मॉडल कब दिया गया था, 1958 ईस्वी में। कौन दिया था, तो रॉबर्टसन करके एक साइंटिस्ट है, रॉबर्टसन ने सिंगल एंड यूनिट मॉडल दिया था, जो किसके संबंधित था, सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के संबंध में था। इन्होंने क्या कहा कि बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह लिपिड्स और प्रोटीन के बना हुआ है, ठीक। वही बात कहा जो यहाँ पे सैंडविच मॉडल में कहा है, यह लिपिड्स और प्रोटीन के बना है। और बताया कि इसमें लिपिड्स की 2 लेयर होती है और प्रोटीन का भी 2 लेयर होता है। इसमें बताया जो प्रोटीन का जो लेयर होता है उसकी जो मोटाई होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और दोनों ए प्रोटीन इसका भी 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो ये प्रोटीन का जो मतलब लेयर है, लिपिड्स का वाई लेयर है, उसकी जो मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से हम टोटल ऐड करेंगे तो ये जो मतलब स्ट्रक्चर है इसकी जो टोटल मोटाई कितना हो जाएगी, 75 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक। इन्होंने बताया था कि यह जो संरचनाएं हैं यह सेल मेम्ब्रेन में होती है, और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी यह बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद बोल दे प्लास्टिड में, ठीक है ना, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में। तो इसमें क्या होता है कि डबल लेयर होता है, ठीक है ना। तो वह डबल लेयर मतलब इसी का होता है, इसी रूप में होता है, ठीक है ना, लिपिड्स और प्रोटीन का होता है, ठीक। तो इन ध्यान दीजिए, यह विभिन्न कोशिकाओं में 1 या 2 स्तरों में पाई जाती है। मतलब इस तरह की संरचनाएं जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, यह कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जरूरी नहीं कि ये नहीं है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में है, सेल मेम्ब्रेन में इस तरह की संरचना है। जो भी कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, वो मेम्ब्रेनस है, यदि वह मेम्ब्रेन वाला है तो उसमें भी इस तरह की संरचनाएं होती है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा, इस तरह का डबल मेम्ब्रेन होगा। यदि सीरोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूओल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगा, इसका सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ये किसने कहा था, तो रॉबर्टसन ने कहा था, परमाणु मतलब सॉरी सेल मेम्ब्रेन के संबंध में बताया था, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आखिर है क्या, तो यह बहुत ही मतलब बोलिए कि मान्यताप्रद यह मॉडल है। यह कब दिया गया था, तो 1972 ईस्वी में। इस मॉडल को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को 1972 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था, तो आप नाम याद रखिए, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो सिंगर एंड निकोलसन ने इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था, कब, 1972 ईस्वी में। देखिए इससे संबंध में क्या कहा गया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यह क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब ठोस नहीं होता है, ठीक ना, हार्ड नहीं होता है। यह क्या आता है, क्वासी फ्लूइड होता है। इसका मतलब यह अर्ध तरल होता है, मतलब पूरा तरल नहीं, यह अर्ध तरल होता है, मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद यह कैसे से मिलकर बना है, तो यह मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन के। यह जो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स के जो लेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर होता है। इसमें हेड बाहर की ओर और टेल अंदर की ओर, मतलब इसके
जो हाइड्रो मतलब फिलिक जो पार्ट है वह आउटसाइड होता है, बाहर की ओर होता है, और इसकी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वह सेंटर की ओर होता है। उन्होंने बताया था कि इस जो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, इसमें यह एक तरह से समझिए कि चाशनी, जैसे कि हम रसगुल्ला है तो इसको क्या करते हैं, बनाया जाता है तो इसको चाशनी में डुबा कर रखा जाता है। तो उसी प्रकार बताया था कि जो जो फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर जो है यह एक चाशनी की तरह है, और इसमें इसी में प्रोटीन जो होता है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, यह क्या होता है, उसमें धंसा होता है, मतलब उसके साथ जुड़ा होता है। तो इसी बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में प्रोटीन क्या होता है, धंसा होता है। ठीक, एक तरह से यह क्या हो गया, आप रसगुल्ला समझ लीजिए, ठीक है ना, मिठाई समझिए, जो क्या है, चाशनी में डुबाया है। अब यह जो प्रोटीन है इसमें दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है इसका, या तो यह जो फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर है उसके ऊपर हो सकता है, या उसके अंदर धंसा हो सकता है, ठीक है। यदि यह जो प्रोटीन है, यदि यह फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर के ऊपर यदि होगा, ठीक है ना, ऊपर जुड़ा होगा, तो इसे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोलते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि यह बाहर की ओर है। ठीक, और इसके अंदर यहाँ पे भी देखिए, ये भी यदि अंदर भी है, ये जो है ना इस तरह की संरचना सेल मेम्ब्रेन की होती है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया, और ये वाला जो पार्ट होगा अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, प्रोटीन जुड़ा हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन हो गया। और क्या हो सकता है, और भी क्या हो सकता है, इसमें प्रोटीन इस जो वाई लेयर है फॉस्फोलिपिड्स के, उसके अंदर धंसा भी हो सकता है, या पार्सली या फुल्ली, या पार्सली होगा या फुल्ली वो, यानी प्रोटीन यदि मतलब धंसा हुआ है तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहेंगे, जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स के बाइलेयर में मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से धंसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब आंतरिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब बाह्य प्रोटीन। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो इस तरह से जो धंसा हुआ है इसके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यह क्या करता है, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है ना, छिद्र हो जाता है, पोर हो जाता है, और इसी के माध्यम से पदार्थों का ट्रांसफर होता है, एक मानी बाहर से अंदर की ओर। तो यह क्या करता है, यह पदार्थों को अंदर से बाहर आने के लिए मतलब एक रास्ता भी प्रदान करता है, ठीक है ना। कौन, यह प्रोटीन के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल मेम्ब्रेन, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आप फॉस्फोलिपिड्स देख रहे हैं, इस फॉस्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में है ना, इस कोलेस्ट्रॉल से भी जुड़ा हो सकता है। इसमें फॉस्फोलिपिड्स में मतलब जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स है, उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलेस्ट्रॉल से भी क्या हो सकता है, जुड़ा रह सकता है, ठीक है ना। इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा पाई जा सकती है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद एक और बात ध्यान देना है, इसमें जो इस सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर वाला जो लेयर है, बाहर वाला या आउटर, उसमें क्या हो सकता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है जुड़ा हुआ इसके बाहर ओलिगोसैकेराइड्स पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से या तो यह एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ हो सकता है, या फॉस्फोलिपिड्स के जो है लेयर के साथ, इस तरह से हो सकता है। इसके साथ क्या हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड्स के लेयर पाई जाती है। समझ में आया बात, इस तरह से हो सकता है। इस तरह से, ठीक, ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड्स, ठीक ना। तो
एक तरह से ये इसे हम क्या बोलेंगे, बाहर की ओर होता है, सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर की ओर, ऊपर उसके सतह पर, ठीक ना। इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आवरण होता है, इस जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हम क्या देखे थे, जो ग्लाइकोकैलिक्स था वह पॉलीसेकेराइड्स के बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल जो ग्लाइकोकैलिक्स है वह ऑलिगोसेकेराइड्स का बना होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लिए किस प्रकार से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या क्या चीज़ से बना होता है, उसमें क्या होता है। इसमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो लिपिड्स हैं, इसमें लिपिड्स है, इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, और वाटर होता है। इसमें जो लिपिड्स होता है वह 20 से 80% होता है, इसके बीच में हो सकता है। प्रोटीन 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% और वाटर जो होता है 20% होता है, ठीक। यदि देखें एनिमल में देखा जाए जो जनरली, तो जो एनिमल जो ह्यूमन का जो आरबीसी है उसमें 40% लिपिड्स होता है और 25% प्रोटीन होता है। तो इस तरह से क्या है मतलब सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। देखिए ये जो लिपिड्स और प्रोटीन का जो कहने का मतलब कंपोजिशन है, मतलब परसेंटेज है, वह डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट सेल के अंदर, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, इसको देख लीजिएगा बड़े से, और यह ओलिगोसेकेराइड्स जो बाहर की ओर होता है और यह इसके साथ जुड़ा होता है, और यह क्या करता है एक तरह से मतलब जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे आगे मतलब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, यह क्या कार्य करता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब देख ले रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के क्या कार्य है। तो देखिए सबसे पहले बात कि यह जो है ना बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल में जो होता है यह सेल वाल के नीचे होता है, लेकिन एनिमल सेल में यह सेल वाल के बाहर होता है, सॉरी मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाहर होता है, प्रोटोप्लास्ट के बाहर होता है, और एनिमल सेल में मतलब सेल वाल एब्सेंट होता है। तो यह एक तरह से बाहर होता है, तो यह सेल को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, और यह सेल को कोशिका को मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। बाहर है तो यही काम करेगा। उसके बाद देखिए इसका दूसरा का काम है, यह चयनात्मक परागम झिल्ली की तरह कार्य करता है, मतलब यह जो होता है ना चुने हुए पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने देता है, ये सभी पदार्थों को नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन के और भी कार्य है, फंक्शन है, यह सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के कार्य होता है, ठीक है ना। तो यह दो तरह के ट्रांसपोर्ट के कार्य करता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा काम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इसमें क्या होता है जैसे कुछ पदार्थ का मतलब सेल के बाहर है, कुछ पदार्थ को अंदर लाना है, या कुछ पदार्थ अंदर है और उसको बाहर ले जाना है। तो इसमें क्या होता है जो अधिक सांद्रता वाला है, यदि बाहर समझिए कि मतलब सेल के बाहर जो है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, और यहाँ क्या है बाहर है, यदि ऑक्सीजन O2 की मात्रा अधिक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तो वह क्या होगा, और सेल के जो अंदर है, इस सेल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम है, तो क्या होता है आराम से क्या कर सकता है, इस सेल मेम्ब्रेन द्वारा, इस सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको अंदर आने देगा। यहाँ पे किसी प्रकार के ऊर्जा खर्च नहीं होता है, ठीक। उसके बाद CO2 है, H2O है और विटामिन है, मतलब यहाँ पे जो इस सारी चीज़ का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पदार्थों का परिवहन होता है, तो उसमें किसी प्रकार का ऊर्जा खर्चा नहीं होता है। इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन होता है, ठीक।
इसमें जैसे प्रासरण हो गया, विसरण हो गया, तो ये सब आता है, इसी में आता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो इसमें क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या होता है, पदार्थ जो कम है वह कम से अधिक की तरफ जाएगा। तो भाई कम से अधिक की ओर जाइएगा तो एनर्जी तो खर्च होगा ही। तो इस तरह इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो पदार्थों का जो परिवहन होता है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करना होता है, ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम को देख लीजिए, ये जो सोडियम है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना, बाहर अधिक होता है और सेल के अंदर मतलब कम होता है। तो यह क्या करता है, बाहर से मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, एटीपी का यूज करना पड़ेगा। और यह एटीपी खर्च करता है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद तब ही क्या होता है, सोडियम मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है। उसी प्रकार जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है और बाहर क्या होता है, कम होता है। तो बाहर से अंदर यदि पोटेशियम को लाना है, पोटेशियम आयन को, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वही काम होता है, एटीपी यूज होता है और उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट है, इस तरह से पदार्थों को आयनों, सोडियम पोटेशियम आयनों का मतलब ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यह अधिक से कम की ओर होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसमें O2, CO2 विटामिन का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, तो यह हो गया सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन, ये भी है। उसके बाद आप अमीमा में देखते होंगे जो सेल मेम्ब्रेन है यह एक सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडियम एक तरह से कूटपाथ का निर्माण करता है, और वही कूटपाथ क्या करता है, भोजन को जो होता है ना, घेरने का कार्य करता है, और उस भोजन को क्या करता है, घेर के अपने साइटोप्लाज्म में लाता है और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। तो इस तरह की पचाने की क्रिया को, यह क्रिया किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका झिल्ली। यदि कोशिका झिल्ली न रहता तो नहीं होता। तो कोशिका झिल्ली द्वारा ही जो भोजन है उसको क्या करा, अंदर लाकर और उसको पचाया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब अंदर ला के उसको क्या किया जा रहा है, पचाया जा रहा है। यह सेल मेम्ब्रेन ही काम करता है। मैम देख सकते हैं कथी, अमीबा के अंतर्गत यदि जो डाइजेस्ट हो रहा है, पचाने का काम करता है। यदि भोजन यदि ठोस है और उसको पचाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यदि मतलब सॉलिड जो भोजन है, ठीक, यदि उसको पाचन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। यदि भोजन लिक्विड है, तरल है, तो उसको यदि डाइजेस्ट हो रहा है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक, तो एंडोसाइटोसिस एगो फैगोसाइटोसिस होगा, एगो पिनोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड जब पाचन होगा तो उसे पिनोसाइटोसिस को बोलेंगे, जब सॉलिड का पाचन होगा तो उसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। उसके बाद यह सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही क्या होता है, ये सारे कार्य होता है एंडोसाइटोसिस का। ठीक, उसके बाद देखिए पंचमा ये भी एक्सोसाइटोसिस होता है। ये भी सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जो सेल के अंदर जो मतलब अनडाइजेस्ट जो फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है और जो अपचे भोजन है, उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, एक्सक्रेशन का काम कर रहा है, उत्सर्जन का काम कर रहा है। कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक ना, तो इसी सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही ये काम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे यदि आप इस चैप्टर को ध्यान से शुरू से पढ़ रहे हैं। तो यह वीडियो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।